गुड मॉर्निंग एवरीवन। आई होप आप सब लोग ठीक होंगे और सब अच्छा कर रहे होंगे। चलिए मैं लेक्चर स्टार्ट करता हूँ। देखिए, कल की क्लास में हम लोग समझ रहे थे कुछ चीज़ों के बारे में। इसमें था टाइटल, मैटर इन इशू, कोज ऑफ एक्शन, सब्जेक्ट मैटर। हम इनको जान रहे थे कि ये सब टेक्निकली चीज़ें होती क्या है और किस तरह से आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं और कैसे आप सही आंसर पे पहुंच सकते हैं। आज भी मैं 2-3 एग्जांपल्स दूंगा और फर्दर थोड़ा सा डिक्टेशन दूंगा, और मेन जो डिक्टेशन है वो मैं शायद मंडे को कराऊंगा, क्योंकि मुझे डिक्टेशन कराने हैं 1 से 2 क्लास, तो सिर्फ मुझे डिक्टेट ही कराना है आपको। लेकिन अभी मैं पहले डिक्टेशन के पहले आपको सब कुछ समझाना चाहता हूँ ताकि डिक्टेशन में दिक्कत ना आए और वो सिर्फ आपके एक नोट्स की तरह तैयार हो वो चीज। मोहित गेट लगा देना। और जिन बच्चों के एग्जाम चल रहे हैं 3rd ईयर 2nd ईयर में जो हैं, उनको सबको ऑल द बेस्ट। कोई भी सब्जेक्ट अगर आप पढ़ रहे हैं उसमें कोई इशू आए आपको तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है। कोई भी सब्जेक्ट, जूरिस्प्रूडेंस हो या कोई सा सब्जेक्ट हो, आप मुझसे पूछ सकते हैं कि सर कैसे पढ़ना है, क्या लिखना है, मैं आपको थोड़ा सा गाइड कर दूंगा। अभी कॉलेजेस में सेमेस्टर एग्जाम्स चल रहे हैं, तो उसके लिए भी आप लोगों को थोड़ा हार्ड वर्क करना पड़ेगा, ठीक है। कल मैंने जो एग्जाम्पल दिया था लास्ट वाली क्लास में, आई तो यहाँ तक तो सबको समझ में आ गया होगा। मैं 1-2 एग्जाम्पल थोड़ा आपको देता हूँ, दो तीन एग्जाम्पल पर काम करेंगे, फिर थोड़ा सा डिक्टेशन लेंगे, और फिर मैं आज सेक्शन 9 को स्टार्ट करूंगा। आई वुड लाइक टू स्टार्ट फ्रॉम सेक्शन 9। सेक्शन 9 को थोड़ा सा मैं समझाऊंगा। सेक्शन 9 किस बारे में बात करते हैं, सेक्शन 9 क्या है, आज हम क्लास में ये भी डिस्कस करेंगे कि सेक्शन 9 क्या है और किस तरह से सेक्शन 9 काम कर रहा है। इसको भी हम थोड़ा सा समझने की प्रयास करेंगे। लेकिन उसके पहले कुछ एक फंडामेंटल प्रिंसिपल्स में मैं आपको अभी बताऊंगा और इसको भी हम लोग समझते हैं। मान लीजिए एक प्रॉपर्टी है जिस पर एक पार्टी एडवर्स पोजीशन के थ्रू, जिस पर पार्टी अपने प्रतिकूल कब्जे के माध्यम से उस संपत्ति पर हक जता रही है। अब एग्जांपल मैं आपको उसका देता हूं। मान लीजिए एक खाली प्लॉट था, एक वैकेंट पीस ऑफ लैंड है, एक खाली प्लॉट है। यहाँ पे एक चाय वाले ने अपने स्टोर लगाना स्टार्ट किया। सर, एक चाय वाले ने अपने यहाँ पे टी स्टॉल लगाना स्टार्ट किया। समझते हुए चलिएगा। एक दिन ओनर आते हैं इस टी स्टॉल के लिए। मैं आपको बता रहा हूँ कि प्रतिकूल कब्जा क्या होता है, एडवर्स पोजीशन क्या होता है, मैं आपको अभी ये बता रहा हूँ और समझने की कोशिश कीजिएगा। जिन लोगों को नहीं पता वो लोग समझिएगा। मान लीजिए 1/1/2001 को जो इस प्रॉपर्टी के, इस प्लॉट के जो रियल ओनर है, उनका नाम मान लीजिए ए नाम है इनका। ये ए आते हैं और जो टी स्टॉल चलाते हैं इसका नाम एन है, ठीक है। ये आके क्या करते हैं सर, इसको नोटिस थमा देते हैं कि सर खाली कीजिए इसको, इस जमीन को आप खाली कीजिए, ये ट्रेस पासर है। इसको बोला कि प्लीज लैंड खाली कीजिए। ये कौन है सर, ट्रेस पासर, अतिचारी है, प्लॉट के ऊपर कब्जा करके बैठा है। 1/1/2001 को आके बोल के गया ओनर कि सर खाली कर दीजिए। उसके बाद ये जो ए है इसकी डेथ हो जाती है,
ए को जो रिप्लेस करता है वो है बी। बी कौन है सर? लीगल रिप्रेजेंटेटिव, विधिक उत्तराधिकारी। यहां तक की कहानी समझ में आई? एक खाली जमीन थी, उस पर एक चाय बेचने वाला था एन। एक दिन ए नोटिस भिजवाता है 1/1/2001 को। उसका जो लीगल रिप्रेजेंटेटिव है उसकी डेथ हो जाती है, उसका बी उसका लीगल रिप्रेजेंटेटिव होता है। और नोटिस भिजवाने के 15 साल बाद 15 साल बाद बी जो होता है सर, ये जो बी है ये बी एन को इलीगली डिस्पजेस कर देता है, मतलब अवैध रूप से बेकब्जा कर देता है। 15 साल बाद अवैध रूप से बेकब्जा कर देता है, इलीगली डिस्पजेस कर देता है। एक केस फाइल होता है एन वर्सेस बी। और अब आप मुझे बताएंगे, जहां तक कहानी समझ में आ गई थी कि उसकी डेथ हो गई और बी उसका लीगल रिप्रेजेंटेटिव, विधिक प्रतिनिधि बन चुका है। एक दिन 15 साल बाद बी क्या करता है सर? उसको अवैध रूप से उसके जो कब्जा था चाय बेचने वाले का, उसको बेकब्जा कर देता है। केस फाइल होता है एन वर्सेस बी। आप मुझे सिंपल सी डेफिनेशन में बताइए कि एन के पास में टाइटल क्या है, इसका मैटर इश्यू क्या है, इसका कोर्स ऑफ एक्शन क्या है, इसका सब्जेक्ट मैटर क्या है। जी, इसको आप मुझे क्लेरिफाई कीजिए, फिर हम आगे बढ़ेंगे। मैं सर कुछ एग्जांपल्स, बेसिक एग्जांपल, बेसिक प्रोविजन सोल्व करवाऊंगा। एक और बात मैं बता देता हूं सर, जब नोटिस भेजा गया, जिस दिन बोला कि आप खाली कर दीजिए इस जमीन को, उसके 12 साल तक अगर आपने कोई भी केस फाइल नहीं किया तो इसका जो हक है, इस जो बी था, ये जो एन है, इसका जो अपूर्ण हक था, इसका जो इम्परफेक्ट टाइटल था, ये क्या हो गया सर? समय 12 साल के बाद में इसका संपूर्ण हक हो गया है, इसका परफेक्ट टाइटल हो गया है। जस्ट अ सेकंड। यस मैम, डेस्कटॉप पे है। आप अपने वाले लैपटॉप पे देखो, उसमें लिखा होगा स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट। दोनों में देख लो। हाँ ठीक है जी। तो सर, जिस दिन उसने नोटिस भेजा उसके 12 साल तक उसने अगर कोई केस फाइल नहीं किया तो जो उसका अपूर्ण हक है, इम्परफेक्ट टाइटल है, वो परफेक्ट हो जाता है। इसी को हम क्या बोलते हैं? एक बार लेक्चर के बाद फोन करता हूँ भाई साहब। ये जो हक है, ये इसका अपूर्ण हक संपूर्ण हक में बदल चुका है। कोई आ रहा है? ठीक है, तो ये अपूर्ण हक अब संपूर्ण हक हो चुका है, परफेक्ट हो चुका है। मुझे प्लीज बताएंगे इस केस में, प्लीज टाइम से आए कीजिए, इस केस में टाइटल क्या है, मैटर इशू क्या है, कॉज ऑफ एक्शन क्या है, सब्जेक्ट मैटर क्या है? कल भी आप लोग लेट थे, अभी भी आप लोग लेट हैं, प्लीज टाइम से आइए। क्लास स्टार्ट हो जाती है 8:10, 8:05, 8:10 में क्लास स्टार्ट कर देता हूँ। सवाल समझ में आया? मैं एक बार और समझाऊं? बताइए ऑनलाइन वाले बच्चे, एक बार और समझाऊं मैं? एक बार और समझाऊं मैं? आप लोग कुछ मैसेज लिखेंगे तो मैं दोबारा समझा दूंगा। मुझे चैट भेज दीजिए, क्या मुझे दोबारा समझाना है? शुड आई स्टार्टेड अगेन? शुड आई स्टार्टेड अगेन? ठीक है, मैं एक बार और बताता हूँ।
वेरी गुड मीनू, वेरी गुड, शाबाश। स्वाति एक पॉइंट की कमी है, बाकी सब अच्छा है। एक तुमने गलत लिखा है, एक एलिमेंट गलत मेंशन किया है, तो दोबारा समझाता हूँ और समझना। हम लोग समझ रहे हैं कि एडवर्स पोजीशन क्या होता है, प्रतिकूल कब्जा क्या होता है। देखिए, एडवर्स पोजीशन एक ऐसी चीज है जिस पे लिमिटेशन एक भी अप्लाई नहीं होता है। अगर ये एक बहुत ही एक्सेप्शन चीज होती है, अगर आपने लिमिटेशन एक पढ़ा है मुझसे तो मैंने बोला है कि वो कंडीशन जहाँ पे आपके पास ना राइट है, ना रेमेडी है, ना अधिकार है, ना अनुतोष है, उसका एक्सेप्शन है सेक्शन 27। कुछ नहीं है आपके पास में। हम जनरली बोलते हैं कि समय सीमा निकल जाने के बाद में अगर पीरियड ऑफ लिमिटेशन एक्सपायर हो गया है तो आपके पास में अधिकार नहीं है लेकिन अनुतोष रहता है। मतलब आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ पीरियड ऑफ लिमिटेशन, आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ पीरियड ऑफ लिमिटेशन आपको रिलीफ नहीं मिलेगा, आपको रेमेडी नहीं मिलेगी कोर्ट से, बट स्टिल यू हैव द राइट, आपके पास फिर भी अधिकार होता है। लेकिन एडवर्स पोजीशन एक ऐसी चीज है, और ये बहुत खतरनाक चीज है, ये एक ऐसी चीज है लोग के अंदर, अगर ये चीज आप कर लेते हो तो ना आपके पास राइट होता है, ना आपके पास रेमेडी होती है, ना अधिकार बचेगा, ना अनुतोष बचेगा समय निकलने के बाद। एडवर्स पोजीशन का जो टाइम पीरियड है वो 12 साल है। अब इसको मैं प्रैक्टिकली समझाता हूँ आपको एक एग्जाम्पल देके। बेसिक चीजें से समझेंगे सर। मैं आपको सीपीसी, अभी हमारी सीपीसी की 5वीं 7वीं क्लास होगी आज हार्डली, तो हम एक एक कंसेप्ट वाइज चीजों को अंडरस्टैंड करना स्टार्ट करेंगे। मैं सीपीसी में आपको सीधा लेके कूद नहीं रहा हूँ, पहले आप कोई समझ में आना चाहिए कि सीपीसी में टाइटल क्या होता है, मैटर इशू क्या होता है, सब्जेक्ट मैटर क्या होता है, कॉज ऑफ एक्शन क्या होता है। अगर आप ये चीज आइडेंटिफाई कर सकते हैं तो आप सीपीसी को बहुत आसानी से समझ लेंगे। अगर आप ये एलिमेंट आइडेंटिफाई नहीं कर पाते तो आपको सीपीसी हमेशा परेशान करेगी। समझ में आई बात? दोबारा समझिए। मान लीजिए देयर इज ए प्लॉट ऑफ लैंड, मतलब एक सिंपल सा प्लॉट है, इस पे एक चाय का ठेला लगाता है, इसका नाम है ए एन, इसका नाम है एन, नाम याद रखिएगा। इसका नाम क्या है सर? एन। एक चाय का ठेला लगाता है, जबकि इसका जो रियल ओनर है वो है ए। प्लॉट का ओनर कौन है? ए। ए एक नोटिस भेजता है 1/1/2001 को। ये क्या करता है सर? नोटिस भेजता है 1/1/2001 को, और नोटिस भेज के बोलता है कि सर, एन को बोलता है सर ये खाली कर दीजिए, लीगल नोटिस भेजता है। उसके बाद ए की डेथ हो जाती है और बी लीगल रिप्रेजेंटेटिव बनता है, बी लीगल रिप्रेजेंटेटिव बनता है, विधिक उत्तराधिकारी बनता है। फिर उसके बाद स्टोरी में टर्न यहाँ पे आता है कि 15 साल बाद, ये नोटिस को कितने टाइम हो जाता है? 15 साल। 15 साल बाद क्या करता है? बी एन को इलीगली डिसपोजेस कर देता है, मतलब जो उसका पोजीशन था, उसका जो कब्जा था, उसको अवैध रूप से, विधि विरुद्ध रूप से बेकब्जा कर देता है, विधि विरुद्ध रूप से उसे बेकब्जा कर देता है। ये बात समझिए आप। आगे की कहानी सुने थोड़ी सी और। इस पर सर क्या होता है, एन जो होता है चाय वाला, वो बी के खिलाफ एक केस फाइल करता है। ठीक है, सबसे पहले तो बताओ कि केस सेक्शन 5 में फाइल होगा एसआरए के, या फिर सेक्शन 6 में? इसमें केस फाइल करना है। सेक्शन 5 में फाइल करेंगे, सेक्शन या 6 में फाइल करेंगे? अब आप मुझे 4 चीजें बताएंगे इस केस में कि एन का टाइटल क्या हो गया है, एन का मैटर इशू क्या है, एन का कॉज ऑफ एक्शन क्या है, और इनका सब्जेक्ट मैटर क्या है। ये 4 चीजें आप मुझे आइडेंटिफाई कीजिए। देखिए, सिविल से प्यार हो जाएगा अगर आप इस तरीके से सिविल को पढ़ेंगे तो। ठीक है, सिविल बहुत आसान है, क्रिमिनल की तरह बहुत टेक्निकल नहीं है। सिविल बहुत इजी सब्जेक्ट है, बस उसको पढ़ाने का एक तरीका होता है। वो अगर आप उस तरीके से, अगर आप बिल्कुल स्ट्रिक्ट टू पॉइंट चल रहे हैं, सिविल बहुत आसान है। आप समझिए क्या होगा, टाइटल क्या है इनका। हाँ जी, अब जिन बच्चों ने जवाब नहीं दिया है वो बच्चे जवाब दीजिए। लिखिए, लिखो, चारों चीज लिखो। क्या टाइटल है इसका? तुमने समझा भी दिया कि क्या होता है एडवर्स पोजीशन। जब भी एडवर्स पोजीशन होता है सर, तो जो उसका इम्परफेक्ट टाइटल होता है, जो उसका अपूर्ण हक है, उसको वो 12 साल बाद क्या कर लेगा? पूर्ण बना लेगा।
जी, मेरे को चारों चीजें लिख के भेजिए जल्दी से। सर एक ही एग्जाम्पल पे नहीं अटका रहूंगा मैं, आप प्लीज थोड़ा जल्दी कीजिए, मुझे आज 3-4 एग्जाम्पल और लिखाने, देन आई हैव टू एंटर एंड सम डिक्टेशन होगी और फिर सेक्शन 9 के अंदर हम एंटर करेंगे। सेक्शन 9 इज द गेटवे टू सीपीसी। सीपीसी की जो शुरुआत होती है, हर सिविल केस की शुरुआत होती है वो सेक्शन 9 से होती है। हाँ जी, ऑनलाइन वाले बच्चे भी प्लीज जवाब दीजिए मुझे। 3-4 बच्चों ने अभी तक जवाब दिए हैं मुझे, बाकी बच्चों को क्या समझ में नहीं आ रहा है, क्या चक्कर है? अब मैं एक पर्टिकुलर नाम लेके बताऊं कि आप प्लीज मुझे लिख के भेजिए क्या क्या पूछना चाह रहा हूं मैं। क्या मैं हर दिन, आप लोग घर जाके रिवाइज नहीं करते हैं नोट्स को? ऑनलाइन वाले स्टूडेंट्स बताइए, क्या रिवाइज नहीं कर रहे हैं क्या नोट्स को? क्या हर दिन आके बताऊं कि टाइटल क्या होता है, मैटर इशू क्या होता है? देखिए सर, पढ़ना पड़ेगा तभी सफलता मिलेगी, अदरवाइज तो फिर ऐसे ही है, आप पैसा देने आते हो मुझे और फिर घर चले जाते हो। समझ में नहीं आ रहा तो आप मुझे पूछिए वापस। मैं एक ही एग्जाम्पल में पूरी क्लास दे सकता हूँ, लेकिन मैं जब तक क्लियर नहीं होगा एक एक बच्चे को, मैं आगे नहीं बढ़ूंगा। इलीगली डिस्पोजेस्ड, अवैध रूप से उसको बेकब्जा कर दिया, ठीक है ना। विधि विरुद्ध या विधि विरुद्ध उसको क्या कर दिया अपन ने, बेकब्जा कर दिया। आप मुझे बताएंगे कि ये 4 चीजें बताइए आप मुझे, हम उसके आगे बढ़ेंगे और आगे के फर्दर ऑन पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे आपके साथ। मैं सीपीसी में एंटर नहीं कर सकता अगर आपको 4-5 चीजें समझ में नहीं आती तो। और ये समझना क्यों जरूरी है, क्योंकि जब हम रेस जुडिकेटा करेंगे, जब हम रेस सब जुडिस करेंगे, जब हम पूर्व न्याय का सिद्धांत पढ़ेंगे, जब हम ऑर्डर टू रूल 2 पढ़ेंगे, तो वहां तो सब कुछ यही चल रहा है सर। हाँ जी, ललिता मैसेज नहीं किया आपने मुझे। पुष्पा बताओ। अच्छा, आ गया मैसेज। ओनरशिप नहीं, गलत है पुष्पा। हाँ ठीक है, आप स्वाति अब ठीक है। श्वेता बताइए, शीतल बताइए। श्वेता ने नहीं बताया, शीतल ने नहीं बताया मुझे अभी तक, मुझे ललिता ने नहीं बताया है। आप लोग इतने इनएक्टिव रहेंगे तो सीपीसी टफ होगा आपके लिए। समझ में नहीं आ रहा है तो मुझे लिखिए, मैं दोबारा समझाऊंगा, पर प्लीज आप लोग इनएक्टिव मत रहिए। अगर आप इनएक्टिव रहेंगे तो मैं आपकी हेल्प नहीं कर पाऊंगा सब्जेक्ट में। क्या टाइटल क्या होगा? ओनरशिप, ठीक है। ठीक है, एडवर्स पोजीशन, वो लैंड हाउस प्रॉपर्टी जो भी, ठीक है। कोज ऑफ एक्शन क्या होगा? राइट टू लीगल पोजीशन ऑफ प्रॉपर्टी, ठीक है। नहीं आया समझ, थोड़ा सा फोकस ज्यादा करना पड़ता है ना ऑनलाइन में, प्रॉब्लम ही है ऑनलाइन के साथ। मैं दोबारा समझाता हूँ, आई एम रिपीटिंग दिस थर्ड टाइम, प्लीज फोकस ज्यादा कीजिएगा। नहीं समझ में आएगा तो फिर मैं क्या करूँ बताइए। आप ऑनलाइन में थोड़ा समझ में कम आता है, मैं अभी आप शुरुआत से कह रहा हूँ, सीपीसी हो रही है। देखिए सर, एक प्लॉट था खाली, उस पर एक एन चाय की थड़ी लगाने लगता है। एक दिन ए जो उसका ओनर था वो आके बोलता है कि, आके नोटिस देता है कि भाई प्रॉपर्टी खाली कर दे 1/1/2001 को। और उसके बाद में ए की डेथ हो जाती है, डेथ होने के बाद में बी लीगल रिप्रेजेंटेटिव बनता है। स्टोरी में ट्विस्ट तब आता है जब एक दिन बी 15 साल बाद क्या करता है, एन को इलीगली डिस्पोजेस कर देता है, मतलब इस चाय की थड़ी को उखाड़ के फेंकता है कि निकल बाहर, ठीक है। अब एन एक केस फाइल करता है बी के खिलाफ, और केस जो फाइल करता है वो या तो 5 में कर सकता है या फिर 6 में कर सकता है। उसके पास टाइटल भी आ चुका है और उसको इलीगली डिस्पोजेस भी किया है, वो किसी भी सेक्शन में जा सकता है, ना 5 में जाए सारे के, 6 में जाए। केस फाइल करता है, यहाँ पे टाइटल क्या होगा सर इसका, एन का ओनर। ये ओनर कैसे बना, एडवर्स पोजीशन के थ्रू। मैं जब भी कहता हूँ आपको कि जब भी मैटर इशू निकालना है आपको, तो उसका सिंपल सा फंडा है कि आप ओनर कैसे बने, आप ओनर कैसे बने। अगर उसका जवाब है टाइटल, अगर आप ओनर बोल रहे हो तो ओनर कैसे बने सर आप,
एडवर्स पोजीशन के थ्रू, प्रतिकूल कब्जे के थ्रू। कोज ऑफ एक्शन क्या है सर? आपका राइट है, आपका लीगल राइट है उस प्रॉपर्टी में रिसाइड करने का, उस प्रॉपर्टी में रुकने का आपका विधिक अधिकार है। वो विधिक अधिकार आया कहाँ से सर? वो विधिक अधिकार आया है प्रतिकूल कब्जे से, एडवर्स पोजीशन से। आपने एडवर्स पोजीशन से आपके कब्जे को, आपका जो पोजीशन था उसको परफेक्ट कर लिया है। जो टाइटल आपका इम्परफेक्ट था उसको आपने 12 साल निकलने के बाद में परफेक्ट बना लिया है। ये बात समझिए। कोर्स ऑफ एक्शन क्या हो गया सर? देखिए सर, थोड़ा सा फोकस करना ज्यादा। राइट टू लिव, और सब्जेक्ट मैटर क्या हो गया सर? आप हाउस बोल दो, प्लॉट बोल दो, लैंड बोल दो, व्हाटएवर, जिसके ऊपर भी सूट फाइल हो रहा है। आप समझ में आया? बताइए मुझे। श्वेता समझ में आया? ललिता कोई रिप्लाई नहीं किया आपने? शीतल? देखिए बहुत ज्यादा इनएक्टिव मत रहिए, सीपीसी है, और आप सीपीसी में भी अगर ऑनलाइन पढ़ना चाहते हो तो मैं क्या कर सकता हूँ आप लोगों का? सीपीसी ऑफलाइन पढ़ लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, कोर सब्जेक्ट है। कोई से भी एग्जाम दो सीपीसी आएगा। आप, अगर आपको लगता है कि ये कैसे मैं समझाऊं, ये जो बच्चे हैं जो अभी सेकंड ईयर में है 5 ईयर एलएलबी में, मैं आपको ऑफलाइन और ऑनलाइन का फर्क बता देता हूँ। मैं किसी के खिलाफ नहीं हूँ सर, आप बस इस बात ध्यान रखना। एक 5 ईयर एलएलबी है और एक 3 ईयर एलएलबी है। इनकी 5 ईयर एलएलबी में दीज गाइज आर इन सेकंड ईयर, और इनको ये क्लास में आते हैं, इनको एक बार में ही पूरा समझ में आता है और एक बार में चारों ऑप्शन सही बताते हैं। इनके अंदर मतलब लीगल माइंड डेवलप होने स्टार्ट हो गया है। लीगल माइंड से डेवलप हुआ है क्योंकि ऑफलाइन जो आप जब आप पढ़ते हैं चीजों को तब अच्छा समझ में आता है। मैं आपको ये नहीं कह रहा कि ऑनलाइन बिल्कुल खराब है, लेकिन ऑनलाइन में आपको ज्यादा फोकस रहना पड़ता है और कंसंट्रेट रहना पड़ता है। मैं जो बोल रहा हूँ वो समझ में सीधी आनी चाहिए बात आपको। देखिए जब कोई फैकल्टी नया होता है तो कुछ दिन लगते हैं हमें अडोप्ट करने में उसे, कह रही कैसे पढ़ाते हैं। लेकिन जो बच्चे मेरे से काफी टाइम से पढ़ रहे हैं उनको समझ में नहीं आ रहा है, तो मे बी देयर इज ए प्रॉब्लम इन ऑनलाइन एंड ऑफलाइन, तो उसको थोड़ा सा आप ध्यान रखिए। मैं किसी को फोर्स नहीं कर सकता कि आप ऑफलाइन नहीं आइए, ऑफलाइन नहीं आइए, आपकी जैसी मर्जी, आप वैसे पढ़िए, बस पढ़िए। अभी भी समझ में नहीं आया तो प्लीज मुझे मैसेज लिखिए। ठीक है, आ गया मैसेज मेरे पास। देखिए बहुत आसान चीज है। तो एडवर्स पोजीशन क्या होती है सर? एडवर्स पोजीशन सिंपली होती है, एडवर्स पोजीशन होती क्या है, प्रतिकूल कब्जा होता क्या है कि सर अगर नोटिस दिया है और नोटिस देने के बाद में 12 साल तक अगर कोई पार्टी गायब है, नोटिस दे दिया, जैसे आज मेरा कोई किराएदार है, मान लीजिए मेरी एक जमीन है, मेरा किराएदार है, मैंने उसको बोला कि भाई मकान खाली चाहिए, किराएदार ने बोल दिया सर नोटिस दे दीजिए, खाली कर दूंगा। और 12 साल उस नोटिस जिस दिन से दिया है उस दिन से टाइम पीरियड स्टार्ट हो जाता है। उस दिन से टाइम पीरियड स्टार्ट है, आज नोटिस दिया है, और 12 साल तक अगर वो नहीं आया, 12 साल तक अगर कोई केस या तो कोर्ट में केस कर दे 12 साल के अंदर, उसने खाली करने का नहीं किया, केस ही करना पड़ेगा ना सर। 12 साल तक उसने केस नहीं किया, तो जो 12 साल प्लस एक दिन जब हो जाएगा तो उस दिन उसका जो टाइटल है, अरे किराएदार का टाइटल क्या होता है, हमेशा अपूर्ण हक होता है। क्या मेरी संपत्ति में मेरा पूर्ण हक है? ये जो हमने कोचिंग चलाते हैं, क्या हम, मेरा यहाँ पे मेरा संपूर्ण हक है क्या यहाँ पे? क्या मैं बोल सकता हूँ कि मेरा टाइटल टाइटल परफेक्ट है यहाँ का? रेंटेड प्रॉपर्टी है, रेंटेड प्रीमाइसेस है। लेकिन अगर 12 साल तक वो प्रॉपर्टी मेरे पास रहती है, जब से नोटिस दिया गया तब से, तो इसको हम क्या कहते हैं सर? एडवर्स पोजीशन कहते हैं। बिल्कुल सिंपल सी बात है। अब मतलब सारा पीरियड काउंट होगा, मैं प्रिस्क्राइब पीरियड काउंट करके बोल रहा हूँ। मतलब जो विहित काल है उसको आप मान लीजिए जिस दिन नोटिस दिया उस वाला दिन छोड़ दीजिए, जैसे नोटिस दिया वाला दिन छोड़ दीजिए, बाद में एक दिन ऐड कर दीजिए। प्रिस्क्राइब पीरियड क्या होता है, विहित काल क्या होता है लिमिटेशन का? यही होता है, एक दिन छोड़ के एक दिन जोड़ दो, वो सब मतलब काउंट करके, टोटल काउंट करके। जनरली बात ये है कि इसको प्रतिकूल कब्जा कहते हैं। अब सवाल ये आता है सर, कि अगर 12 साल कंप्लीट हो गए हैं, मान लीजिए 12 साल अगर कंप्लीट हो जाते हैं, क्या 12 साल कंप्लीट होने के बाद में क्या पार्टी को कोर्ट में जाना पड़ेगा सेक्शन 34 के अंदर खुद को स्वामी डिक्लेयर कराने के लिए? भाई खुद को डिक्लेयर कराने के लिए कोर्ट में जाना आवश्यक है क्या उसका, कि अब मैं ओनर बन चुका हूं इस प्रॉपर्टी का, डिक्लेयर किया जाए? ये आवश्यक है क्या डिक्लेयर? आप बताओ,
क्या न्यायालय से घोषणा करवानी जरूरी है क्या कि सर 12 साल कंप्लीट हो गए मेरे, मुझे संपत्ति का ओनर घोषित किया जाए? आप मुझे ये बात बताइए। इस पे बहुत सारे जजमेंट्स आए रिसेंट टाइम में। अभी जब मैं ये सब लिखवाऊंगा तब आपको बताऊंगा अभी से। रविंद्र कौर ग्रेवाल का एक जजमेंट आया है, हाँ, उसमें बहुत सारे जजमेंट्स हैं। मैं आपको कुछ जजमेंट बता देता हूँ। देखिए, आप लाइव लो कर देखते हैं रेगुलर, तो उसमें जजमेंट्स हैं इसके रिगार्डिंग। इसके रिगार्डिंग बहुत सारे जजमेंट्स हैं इस सेम पॉइंट के रिगार्डिंग। डिक्लेरेशन नॉट नेसेसरी इन एडवर्स पोजीशन, मैं पढ़ रहा था एक आर्टिकल, उसमें था ये। देखिए, डिक्लेरेशन ऑफ टाइटल कैन बी सोट बेस्ड ऑन एडवर्स पोजीशन, मतलब आप डिक्लेयर करा सकते हैं एडवर्स पोजीशन के ऊपर। दिस इज द जजमेंट ऑफ 2 फरवरी 2024। अभी एक जजमेंट और आया था इसमें कि डिक्लेरेशन की जरूरत नहीं है, जब दूसरी पार्टी कोर्ट में जाएगी तब आप वहां पे भी प्रूव कर सकते हो। मैं आपको सारे जजमेंट्स भी लिखवाऊंगा इसके, या तो लिमिटेशन में लिखवाऊंगा या फिर यहाँ पे लिखवाऊंगा। देखिए, डिक्लेरेशन ऑफ टाइटल कैन बी सोट ऑन द बेसिस ऑफ एडवर्स पोजीशन, और कोर्ट को ये भी लगता है कि आप सूट भी नहीं फाइल करोगे तो भी कोई इशू नहीं है। इसका रीजन मैं आपको बिल्कुल स्पेसिफाई और क्लियर कर देता हूँ कि सूट नहीं फाइल करोगे, और उसमें भी जरूरी इसलिए नहीं है क्योंकि आप इस बात को इस पॉइंट को समझने का प्रयास कीजिए। देखिए, जब भी कोई सूट फाइल होता है तो कोई ना कोई पार्टी सूट में आती है। जैसे लास्ट वाला एग्जांपल जो हमने लिया है, जिसमें एन ने बी के ऊपर केस फाइल किया था। एन कौन था? चाय वाला। और बी कौन था? उसका लीगल रिप्रेजेंटेटिव ए का। सर, ए का जो लीगल रिप्रेजेंटेटिव था वो कौन था? बी। इसके खिलाफ हमने सूट फाइल किया था। समझ में आई बात? डिक्लेयर कराने की जरूरत नहीं होती हर चीज को। मान लीजिए आप उस प्रॉपर्टी में बने हुए हैं और उस प्रॉपर्टी से छोड़ के नहीं जा रहे हैं। मान लीजिए अगर वो उसको धक्के देके चाय की थैली से बाहर नहीं फेंकवाता तो केस, तो सिनारियो क्या होता? बी अगर समझदार होता तो बी क्या करता? बी केस फाइल करता। तो केस कैसे होता? बी वर्सेस एन। अरे सर, अगर मान लिया जाए कि वो उसको इलीगली डिस्पोजेस नहीं करता, अवैध रूप से बेकब्जा नहीं करता, उस वाले एग्जांपल में क्या किया था? अवैध रूप से बेकब्जा किया था, लेकिन अगर नहीं करता तो केस ऐसे फाइल होता। ठीक है, ये केस फाइल करता है सेक्शन 5 में एसआरए, जहां पे टाइटल आप दिखा सकते हो, जहां पे आपको टाइटल दिखाना पड़ेगा। तो बी बोलता है कि सर मैं ओनर हूं, लेकिन वहां पे भी तो एन कोर्ट को ये बोल सकता था ना। और जो यहाँ पे एन अपनी जो रिटर्न स्टेटमेंट डालता, तो उसमें क्या लिखता कि सर मैं ओनर हूं, और ये डिक्लेयर किया जाए कि मैं ओनर हूं, ये घोषणा की जाए कि मैं संपत्ति का मालिक हूं। बोलता नहीं बोलता? आप बताइए मुझे ये बात। बोलता। तो अगर ये पहले सूट फाइल करता तो भी उसका कोई सेंस नहीं था। तो जब फ्यूचर में लिटिगेशन तो होगी ही ना। अरे भविष्य में जाके केस तो फाइल होना ही है। भविष्य में जाके क्या फाइल होना है? केस। तो जब आपका भविष्य में केस फाइल हो, आप उस टाइम लिख दीजिए। तो पार्टी चाहे तो मांगे चाहे तो ना मांगे, क्योंकि फ्यूचर की लिटिगेशन में ये डिक्लेयर हो जाएगा कि आपके पास टाइटल है। समझ में आएगी बात? दोबारा समझाऊं इस बात को? दोबारा समझाऊं, एग्जांपल देके समझाऊं, डिफरेंट एग्जांपल। सवाल यह है कि आप डिक्लेरेशन के लिए, क्या आप डिक्लेरेशन के लिए जाएंगे अगर आपके पास एडवर्स पोजीशन है? क्या आप घोषणा, क्या आप जाएंगे न्यायालय घोषणा करे अगर आपने एडवर्स पोजीशन से अपना टाइटल परफेक्ट कर लिया है? तो आपने प्रतिकूल कब्जे के माध्यम से अपना टाइटल परफेक्ट कर लिया है,
अपना हक पूर्ण कर लिया है, तो क्या आपको डिक्लेरेशन में जाना चाहिए? सवाल ये है। वेरियस जजमेंट्स हैं कोर्ट्स के। जैसे मान लीजिए ये घर था, इसमें इसके फर्स्ट फ्लोर पे पी देते थे रेंट से, और जो ओनर है वो ग्राउंड फ्लोर पे रहते थे। ठीक है, एक दिन इन दोनों के बीच में कोई रेंट को लेकर डिस्प्यूट हो गया, किराए को लेके। ये जो ओनर है, ये जो ओनर है इनका नाम है एक्स, इनकी पूरी फैमिली रहती है कहाँ पे? तो इनके बीच में रेंट को लेकर डिस्प्यूट हो गया, तो ओनर बोलता है घर खाली कर दो। पी ने एलएलबी करी हुई है, पी बोलता है नोटिस दे दो, क्योंकि नोटिस जिस दिन से मिलेगा उसी दिन से टाइम पीरियड स्टार्ट होगा। याद रखिए, रिटर्न नोटिस होना चाहिए, ओरल नोटिस नहीं। या तो व्हाट्सएप के मैसेज हो जाए या मेल हो जाए, उससे मतलब आप स्टैब्लिश कर दो कोर्ट में कि हम जो रिलेवेंट टाइम पीरियड शुरुआत कर रहे हैं वो कहां से कर रहे हैं। एडवर्स पोजीशन में सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि टाइम पीरियड कब से स्टार्ट हो रहा है, प्रतिकूल कब्जे में टाइम पीरियड कहां से स्टार्ट हो रहा है। अगर आपको ये बात समझ में आती है तो आप उसके पॉइंट पे पहुंच पाएंगे। क्या समझ में आई? वैसे सर क्या करता है ये ओनर, एक नोटिस दे देता है 1/1/2011 को नोटिस दे देता है, लेकिन कुछ टाइम में ओनर की तबीयत खराब होती है, ये चला जाता है यूएस, और यूएस जाके वहीं अपना इलाज उलाज कराता है, और ये आता है वहां से 14 साल बाद। जब भी आना होगा उसको, कब आएगा? जब भी आना होगा उसको कब आएगा? 12 साल बाद ही आना होगा। समझ में आई बात? तो जैसे आया, उसने देखा कि अरे यार ये तो अभी तक खाली नहीं किया इसने, तो और ये रेंट भी नहीं डाल रहा कब से। तो ये क्या करता है, केस फाइल कर देता है इसके खिलाफ। 12 साल जैसे ही पूरे होते हैं, एक अधिकार पी के पास भी है कि वो चाहे तो कोर्ट से डिक्लेयर करा ले, घोषणात्मक डिक्री ले ले। लेकिन अगर मान लीजिए पी नहीं जाता, पी को पता था कि यार, पी क्या था, वकील, क्यों अपनी कोर्ट फीस वेस्ट करनी है। हो सकता है ना कल को बोले कि यार मैं अपनी कोर्ट फीस क्यों वेस्ट करूं। जब वो आएगा तो वो केस फाइल कर देगा। अरे रिटर्न स्टेटमेंट फाइल करने में कोर्ट फीस लगती है क्या? सूट जो फाइल कर रहा है उस पे कोर्ट उसको देनी ना कोर्ट फीस। तो कोर्ट फीस कौन देगा दोनों में? जो सूट फाइल करेगा। अगर मान लीजिए पी चला जाता 12 साल पूरे होने के बाद में, तो कोर्ट फीस कौन देता? लेकिन जब ये गया एक्स, है ना, 14 साल के बाद में, तो कोर्ट फीस कौन देगा? तो ये अपने प्रेयर में क्या लिखेगा कि सर खाली करो घर, ये बहुत टाइम से रेंट पे रह रहा है, मेरा घर खाली कराइए। इसी के केस लगेगा। और ये अपने रिटर्न स्टेटमेंट में क्या लिखेगा, ये अपने लिखित कथन में क्या लिखेगा, प्रेयर के अंदर? प्रेयर के अंदर नहीं लिखेगा कि सर मैं ओनर हूं और एडवर्स पोजीशन से ओनर हूं, और ये भी लिखेगा सर मुझे डिक्लेयर कीजिए, मेरी घोषणात्मक डिक्री में ये लिखिए कि दैट आई एम द ओनर ऑफ प्रॉपर्टी।